हेलो फ्रेंड्स, एनाक्लिक सॉन्डर्स अपन थ्योरी क्लासेस स्टडी कर रहे थे। अब तक अपन ने 25 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपन नया चैप्टर पोस्ट पार्टम पीरियड 26 जो चैप्टर है ये अपन स्टार्ट करेंगे। पार्ट फर्स्ट रहेगा इसका, ठीक है। तो देखिए, पोस्ट पार्टम है क्या, यानी कि एक ऐसा पीरियड व्हेन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट रिटर्न टू नॉर्मल, यानी मदर के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं बेबी डिलीवर करने के बाद में वापस रिवर्ट बैक टू नॉन प्रेगनेंसी स्टेट, यानी कि वो जो ऑर्गन्स हैं वापस नॉन प्रेगनेंसी वाली स्टेट में आना, कब? डिलीवरी होने के बाद में। उसको अपन बोलते हैं पोस्टपार्टम पीरियड। ये पीरियड जनरली बर्थ होने के बाद में, यानी बेबी को बर्थ करने के बाद में 6 वीक तक का टाइम रहता है, यानी कि 1.5 मंथ तक का टाइम जो है वो रहता है किसका? पोस्टपार्टम पीरियड, ठीक है। फिजियोलॉजिकल मेटरनल चेंजेस की बात करें तो क्या क्या परिवर्तन एक मदर की बॉडी में होंगे, तो सबसे पहले होगा इन्वोल्यूशन, ठीक है। ये जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे ना मदर के अंदर, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो चेंजेस होंगे, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर होने वाले चेंजेस को ही अपन क्या बोलेंगे? इन्वोल्यूशन, ठीक है ना। यानी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के ऑर्गन्स का रिवर्ट बैक टू द नॉन प्रेगनेंसी स्टेट, नॉन प्रेगनेंसी की स्टेट में आना, उसको अपन बोलते हैं इन्वोल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा? रेपिड डिक्रीज इन साइज ऑफ यूट्रस। यूट्रस की बात कर लेते हैं अपन। तो यूट्रस जो है, जो कि बड़ा हो चुका था प्रेगनेंसी की स्टेट में, तो वो क्या होगा? वापस क्या होना है? उसको शॉर्ट होना है, छोटा होना है, ठीक है ना। तो डिक्रीज द साइज ऑफ यूट्रस, सबसे पहला काम तो होगा ये। इट रिटर्न टू नॉन प्रेग्नेंट स्टेट, जितना पहले नॉन प्रेगनेंसी में था उस साइज पे आ जाएगा। देन नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कैन लीड्स टू इंक्रीज ऑक्सीटोसिन एंड ऑक्सीटोसिन विल फास्टर द इन्वोल्यूशन। जब मदर पोस्टपार्टम पीरियड में बच्चे को, अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाएगी तो क्या होगा? ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? जो इन्वोल्यूशन है, यानी कि जो नॉन प्रेगनेंसी की स्टेट में मदर को पहले की तरह लाने की जो प्रोसेस है उसको क्या कर देता है? फास्ट कर देता है। ऑक्सीटोसिन जो है वो मदर को, मदर के जो ऑर्गन्स हैं उनको वापस नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि बेबी जो है उसको डिलीवर करने के बाद में मदर को ब्रेस्ट फीड जो है वो मस्ट कंपलसरी है, दोनों के लिए, बेबी के लिए भी और मदर के लिए भी, ठीक है। असेसमेंट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, यूट्रस जो है, यूट्रस का वेट जो है वो डिक्रीज होगा पोस्टपार्टम पीरियड में। टर्म प्रेगनेंसी में कितना हो गया था? 900 ग्राम हो चुका था, ऑलमोस्ट 1 kg के आसपास चला गया था। लेकिन अब वो कितना आएगा वापस? 57 ग्राम या फिर 60 ग्राम के आसपास जो है वेट है वो आ जाएगा। एनक्लिक्स में 57 दे रखा है। कब तक, कितना टाइम लगेगा यूट्रस को? 6 वीक लग जाएंगे, ठीक है। एंडोमेट्रियम जो है वो शेड ऑफ हुई थी, लेकिन अब एंडोमेट्रियम क्या होगी? रीजनरेट होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला जो इन्वोल्यूशन में परिवर्तन होगा वो क्या? ये सारे पॉइंट अपन इन्वोल्यूशन में पढ़ेंगे, ठीक है ना। पोस्ट पार्टम जो चेंजेस होने वाले हैं उनमें इन्वोल्यूशन पढ़ रहे हैं अपन। तो इन्वोल्यूशन में सबसे पहले अपन ने यूट्रस पढ़ लिया कि यूट्रस में क्या क्या परिवर्तन होंगे। देन अपन बात करते हैं लोकिया, ठीक है ना। ये भी यूट्रस के थ्रू ही एक निकलने वाला फ्लूइड है, ठीक है ना। तो देखिए, लोकिया क्या है? डिस्चार्ज फ्रॉम यूट्रस दैट कंसिस्ट ऑफ ब्लड फ्रॉम ब्लड वेसल्स ऑफ प्लेसेंटा एंड डेब्रीज फ्रॉम डेसिडुआ, यानी कि एक ऐसा डिस्चार्ज, एक ऐसा फ्लूइड जो कि प्लेसेंटा सेपरेट हुई है उस जगह से, डेसिडुआ से, यानी यूट्रस का जो पार्ट है डेसिडुआ जहाँ से प्लेसेंटा अटैच हुआ था उस जगह से रिस करके, ऊज होकर के जो ब्लड निकलता है या जो सिक्रेशंस निकलता है उसको अपन बोलते हैं लोकिया या लोकियल फ्लूइड। जनरली ये जो है ये पोस्टपार्टम 6 वीक तक, यानी 1.5 मंथ तक सिक्रेशन निकलता है, ठीक है ना। टाइप की बात कर लें तो 3 प्रकार होते हैं इसके। एक होता है लोकिया रूब्रा, एक लोकिया सिरोसा और एक होता है लोकिया एल्बा, ठीक है ना। तो जो लोकिया रूब्रा है सबसे पहले निकलता है फ्लूइड, देन कुछ दिन बाद में सिरोसा और देन लास्ट का जो फ्लूइड होता है वो एल्बा कहलाता है। लोकिया रूब्रा क्या होता है? रेड डिस्चार्ज होता है। स्टार्टिंग के 3 जो डेज हैं डिलीवरी के बाद में जो निकलने वाला फ्लूइड है उसको अपन बोलते हैं लोकिया रूब्रा। देन बात करते हैं लोकिया सिरोसा की। तो 4th डे से लेकर के 10th डे तक जो निकलने वाला सिक्रेशन है, जो फ्लूइड है, उसको अपन बोलते हैं सिरोसा, ठीक है। ये किस प्रकार का होता है? ये ब्राउनिश पिंक कलर का डिस्चार्ज होता है। और लास्ट में जो लास्ट 11th से लेकर के 14th जो डे है उस टाइम में निकलने वाले फ्लूइड को अपन बोलते हैं लोकिया एल्बा। ये जनरली वाइटिस डिस्चार्ज होता है, ठीक है। तो ये हो गए लोकिया के टाइप्स। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं लोकिया के बारे में। यदि देखिए मदर एम्बुलेशन ज़्यादा करेगी, यानी चलना फिरना यदि ज़्यादा करेगी मदर, तो उस कंडीशन में जो लोकल डिस्चार्ज है वो भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। लोकल फ्लूइड की स्मेल किस प्रकार की रहती है? तो लोकल फ्लूइड जो है ये जनरली मेंस्ट्रुअल जो ब्लड फ्लो होता है उसकी तरह इसकी स्मेल रहती है, ठीक है। जनरली इसमें कोई स्मेल नहीं रहती है वैसे तो।
नेक्स्ट बात करते हैं सर्विक्स। तो देखिए सर्विक्स में क्या क्या इन्वोल्यूटरी चेंजेस होते हैं, क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो सर्विक्स जो मसल्स है, सर्वाइकल मसल्स जो हैं बिकम रीजनरेट आफ्टर 1 वीक, यानी कि जो सर्वाइकल मसल्स है वो क्या होगी, वापस रीजनरेट होगी, वापस क्या होगी, वो कॉन्स्ट्रिक्ट होगी। कितना टाइम लग जाएगा, एक वीक तक का टाइम इसमें लग जाएगा। नेक्स्ट, वेजाइना में क्या क्या परिवर्तन होगा, वेजाइनल डिस्टेंशन डिक्रीज, यानी वेजाइना का जो डिस्टेंशन हुआ था, जो वेजाइना का फैलाव हुआ था ड्यूरिंग बर्थ ऑफ बेबी, तो वो क्या होगा, वापस डिक्रीज होगा, ठीक है ना। ऑल्दो मसल स्टोन नेवर रिस्टोर्ड कम्प्लीटली, यानी कि वेजाइना जो प्री प्रेग्नेंट स्टेट थी उस कंडीशन में वापस कभी नहीं आ पाएगी अब, लेकिन फिर भी कुछ क्या होगा, जो डिस्टेंशन है वेजाइना का, जो फैलाव है वो क्या होगा, थोड़ा कम होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं ओवेरियन फंक्शंस एंड मेंस्ट्रुएशन। तो ओवेरियन फंक्शंस की बात कर लें तो पोस्ट पार्टम पीरियड में मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो रिज्यूम होता है 1 to 2 मंथ इन नॉन ब्रेस्ट फीडिंग मदर, यानी जो मदर बच्चे को फीड नहीं करा रही है अपनी बेबी को, तो उस मदर में तो 1 से 2 महीने में मेंस्ट्रुएशन साइकिल वापस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यदि कोई मदर ब्रेस्ट फीड करवा रही है अपने बेबी को, तो उस कंडीशन में 3 to 6 मंथ का टाइम लग जाएगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होने में। अब देखिए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ए पोस्ट पार्टम क्लाइंट में ओव्यूलेट विदाउट मेंस्ट्रुएशन फ्लो, यानी कि पोस्ट पार्टम पीरियड में एक फीमेल ओव्यूलेट तो कर सकती है, यानी एक तो रिलीज कर सकती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो मेंस्ट्रुएशन ब्लड फ्लो उसका आए, ठीक ना। यानी कि विदाउट मेंस्ट्रुएशन फ्लो के भी पोस्टपार्टम पीरियड में एक मदर ओवुलेट कर सकती है, एक जो है उसको रिलीज कर सकती है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट है, सो ब्रेस्ट फीडिंग शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ए फॉर्म ऑफ बर्थ कंट्रोल, यानी कि उस मदर को ये नहीं मानना चाहिए कि ब्रेस्ट फीडिंग वो कर रही है तब तक उसको मेंस्ट्रुएशन फ्लो जो है वो नहीं आ रहा है, और मेंस्ट्रुएशन फ्लो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि बर्थ कंट्रोल 100% होगा ही होगा। ये 100% श्योर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए पोस्टपार्टम पीरियड में मदर जो है उसको जब तक वो ब्रेस्ट फीड करवाती है तब तक उसको मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग जो है वो तो नहीं होती है मानी, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि उसको ओवुलेशन भी नहीं हो, ओवुलेशन उसको हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये कोई 100% श्योर नहीं है कि मदर ब्रेस्ट फीड करवा रही है और उसको जो मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग जो है वो नहीं हो रही, ब्लीडिंग नहीं आ रही उसके, और इस वजह से उसकी जो बर्थ कंट्रोल है वो भी 100% हो ही जाएगी, ऐसा नहीं है। बर्थ जो है वो वापस प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकती है, ठीक है ना। ये पॉइंट, ये बात बोलना चाह रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एनक्लेक्स में रेड कलर के पॉइंट दिए हुए ना वो वाला पॉइंट है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ब्रेस्ट का इन्वोल्यूशन की बात कर लेते हैं, किस प्रकार से क्या क्या परिवर्तन होते हैं ब्रेस्ट में। तो ब्रेस्ट कंटिन्यू सीक्रेट कोलोस्ट्रम फॉर फर्स्ट 48 to 72 आवर्स आफ्टर बर्थ, यानी कि ब्रेस्ट के बाद बर्थ के बाद में जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट के अंदर से सिक्रेशन निकलता है जिसको अपन बोलते हैं थिक, एक डेंस सिक्रेशन होता है येलोइश कलर का, इसको अपन बोलते हैं कोलेस्ट्रम। 48 to 72 आवर्स तक ये सिक्रेशन निकलता है, इसके अंदर हाई जो प्रोटीन है वो होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, ठीक है ना। ये बच्चे की कंप्लीट जो न्यूट्रिशनल डिमांड है वो फुलफिल करता है, तो ये सिक्रेशन निकलता है पहली बात। और देखिए आफ्टर बर्थ जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है, होने के बाद में डिक्रीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों का लेवल घटता है, तो इसकी वजह से प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। और यदि प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बढ़ा तो इंक्रीज ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन, तो क्या होगा, ब्रेस्ट का जो मिल्क है, ब्रेस्ट के अंदर जो मिल्क है वो क्या होगा, उसका प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं और क्या होगा, ब्रेस्ट में परिवर्तन क्या क्या आएंगे, ब्रेस्ट बिकम डिस्टेंडेड होगा, क्योंकि जो मिल्क डक्ट्स जो हैं उनमें क्या होगा, मिल्क कलेक्ट हो जाएगा विथ मिल्क ऑन 3rd डे, ठीक है ना। तो ब्रेस्ट का जो साइज़ है पहली बात तो वो बढ़ेगा, और उसके साथ में वो क्या होंगे, डिस्टेंडेड होंगे, ठीक है। और क्या होगा, और इंगोर्जमेंट होगा, ब्रेस्ट का इंगोर्जमेंट 100% होना ही होना है। क्यों, क्योंकि देखिए इंगोर्जमेंट का मतलब क्या है, पहले तो ये समझिए। इंगोर्जमेंट का मतलब होता है कि स्वेलिंग एंड टाइटनेस एंड इंक्रीज द साइज ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। जैसे जैसे जो मिल्क डक्ट है उनमें मिल्क फिलअप होता है, तो उसकी वजह से वहाँ टाइटनेस बढ़ता है, डिस्टेंशन बढ़ता है और साइज़ बढ़ जाता है, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि जो ब्रेस्ट टिश्यूज़ है निप्पल के सराउंडिंग, वहाँ पर क्या होता है, स्वेलिंग भी होने लगती है, उसको बोलते हैं इंगोर्जमेंट, ठीक है ना। तो ब्रेस्ट फीडिंग विल डिक्रीज दिस प्रॉब्लम, इसलिए मदर को क्या करना चाहिए, ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए ताकि ये जो प्रॉब्लम है इंगोर्जमेंट की ये कम हो सके।
ठीक है ना। और देखिए इंटरवेंशन की बात करें कि यदि किसी मदर को इंगोर्समेंट हो रहा है, ब्रेस्ट इंगोर्समेंट हो रहा है, तो उस कंडीशन में उसको क्या करना चाहिए? तो अवॉइड द निप्पल स्टिमुलेशन। सबसे पहली बात तो उसको निप्पल्स जो है उनको अपने हाथों से टच करके उनको स्क्वीज नहीं करना चाहिए, उनको मतलब एक तरह से उनको स्टिमुलेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, वियर स्नफ फिटिंग ब्रा, यानी कि आफ्टर डिलीवरी के बाद आजकल जो स्पेशल अंडर गारमेंट्स जो हैं फीमेल्स के लिए वो आते हैं, उनमें स्नफ फिटिंग यानी कि ऐसी ब्रा जो कि मदर को जो ब्रेस्ट है उनको क्या मिले, आराम मिले, रिलैक्स रहे, ठीक है, टाइट नहीं होती जो कि, ठीक है ना। तो ये गारमेंट्स जो है मदर को पहनने चाहिए, ठीक है। तो ये इनगोर्समेंट में हेल्प करती है, ठीक है, ये गारमेंट्स। और अप्लाई द आइस पैक अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि हल्का सा इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग भी होती है वहाँ पे। तो आइस पैक जो है वो अप्लाई करने से माइल्ड एनाल्जेसिक का काम करती है आइस। देन टेक माइल्ड एनाल्जेसिक, ठीक है, टेबलेट भी ले सकते हैं अपन। और यूजुअली रिजोल्व विद इन 24 to 36 आवर्स, यानी ये जो प्रॉब्लम है ये जनरली 24 से 36 घंटे के बीच में अपने आप रिजोल्व हो जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट में क्या क्या इन्वोल्यूशन होते हैं। तो क्लाइंट में फील यूरिनरी रिटेंशन, क्यों? क्योंकि जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है, होने के बाद में कुछ टाइम तक जो ब्लेडर की मसल्स है वो क्या होती है, लूज रहती है, ठीक है ना, उनमें प्रॉपर तरीके से कॉन्स्ट्रिक्शन रिलैक्सेशन नहीं हो पाता। इस वजह से यूरिन रिटेंशन की प्रॉब्लम कुछ टाइम तक रहती है। एंड डायूरेसिस बिगिन विद इन फर्स्ट 12 आवर आफ्टर बर्थ होने के बाद में जो स्टार्टिंग के जो 12 घंटे हैं, 12 घंटे हैं, उसके बाद मदर को क्या होने लगता है, डायूरेसिस स्टार्ट होता है, ठीक है ना, यानी कि यूरिनेशन जो है वो इंक्रीज होने लगता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या क्या इन्वोल्यूटरी चेंजेस होते हैं। तो क्लाइंट यूजुअली हंगर आफ्टर बर्थ, बेबी को डिलीवर करने के बाद में, क्योंकि बहुत सारी उसमें नेस्टिंग की एक प्रक्रिया मैंने बताई थी। नेस्टिंग मतलब फोर्स ऑफ रिलीजिंग द फोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा ऊर्जा मदर की खर्च हो जाती है। इस वजह से मदर को क्या लगती है, बच्चा डिलीवर होते ही भूख लगती है, ठीक है ना। तो ये होता है। और क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, क्योंकि फ्लूइड जो है बॉडी से बहुत ज़्यादा फ्लूइड निकल जाता है, इसलिए कॉन्स्टिपेशन। और हेमरोइड जो है, ऐसी प्रॉब्लम मदर को कुछ टाइम के लिए फेस करने को मिलती है। नेक्स्ट, वाइटल साइन में क्या क्या परिवर्तन होंगे। तो पोस्टपार्टम पीरियड में टेम्परेचर स्लाइटली बढ़ता है, क्योंकि बॉडी का यदि कोई इन्फेक्शन हो बॉडी में तो उसको किल करने के लिए बॉडी टेम्परेचर बढ़ाती है। तो ये टेम्परेचर मिलेगा अपने को कब तक मिलेगा, फर्स्ट 24 आवर्स तक अपने को मिलेगा पोस्टपार्टम में। पल्स हल्की सी डिक्रीज होती है स्लाइटली, कितनी तक आ सकती है, 50 बीट पर मिनट तक पल्स अपने को देखने को मिलती है। ब्लड प्रेशर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये नॉर्मल रहेगा। और साथ ही साथ रेस्पिरेशन में भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये था पोस्टपार्टम पीरियड में इन्वोल्यूशन जितने भी प्रकार के होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में परिवर्तन होते हैं मदर के, वो अपन ने स्टडी किया। पार्ट सेकंड में अपन रिमेनिंग पोर्शन पढ़ेंगे। धन्यवाद।